नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी साइंस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस से अध्याय नंबर 9 आनुवांशिकता हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से संबंधित महत्वपूर्ण 31 प्रश्नों को लेकर आए हैं और इन 31 प्रश्नों के माध्यम से आपका यह चैप्टर अध्याय 9 आनुवांशिकता हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन आज कंप्लीट हो जाएगा। एपिसोड नंबर 17 आपका चल रहा है। इससे पहले 16 एपिसोड्स हमने करा दिए हैं, उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको शेयर कर दी जाएगी कमेंट सेक्शन में। साथ में आप सभी अभ्यर्थी शाम को 5 बजे लाइव सेशन में जुड़कर प्रश्नों के उत्तर भी कमेंट कर सकते हैं और एक हिसाब से आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर जुड़ते हैं और एक टेस्ट के माध्यम से आप सभी अभ्यर्थी यहाँ पर प्रश्नों को अटेम्प्ट भी करते हैं। और साथ में यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं, हमने आपको बार बार बताया है, एक बार हम फिर से आपको बता रहे हैं, कभी भी जब भी आप प्रश्न के उत्तर कमेंट कीजिए तो 1 का आपको जो लग रहा है इस तरीके से आप कमेंट कीजिए, 2 का आपको जो लग रहा है इस तरीके से आप कमेंट कीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है नंबर नहीं कमेंट करते हैं, इस वजह से कई सारे अभ्यर्थियों का थोड़ा लेट में कमेंट आता है, तो इस वजह से कन्फ्यूजन हो सकता है किसी भी अभ्यर्थी को। इस वजह से आप सभी अभ्यर्थियों से हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप आंसर जब आपसे पूछा जाए लाइव सेशन में तो आपको सीक्वेंस के हिसाब से बताना है, 1 2 3 इस तरीके से आप इतना आप कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा सभी के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्यों में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं। यह सवाल 6 से 8 साइंस में बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम जो कि 19 जुलाई को हुआ था, इसमें पूछा गया था साइंस में। तो 6 to 8 साइंस में यह प्रश्न पूछा गया था। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन इज कॉल्ड। ऑप्शन आपके सामने है हेरपेटोलॉजी सरीसृप विज्ञान, पेलियोन्टोलॉजी जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन सी है हेरिडिटी वंशागति। यहाँ पर अगर बात करें पहले प्रश्न की तो यहाँ पर हेरिडिटी के लिए ज़्यादा बेहतर शब्द का प्रयोग होता आनुवंशिकता। एनसीईआरटी में आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर वंशागति किया गया है। इसलिए कभी भी आप प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए, अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप एक बार इंग्लिश वाले टर्म जरूर देख लीजिए, क्योंकि अंततः बीपीएससी इंग्लिश वाले टर्म के हिसाब से आंसर मानता है। हेरिडिटी दिया गया था जो कि राइट आंसर था। तो मनुष्यों में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, हिंदी में आनुवंशिकता कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर है सी आंसर है। यहाँ पर हेरिडिटी के लिए ज़्यादा उपयुक्त शब्द आनुवंशिकता होना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था, नेचुरल सिलेक्शन पर आधारित, प्राकृतिक चयन पर आधारित मेंडल ने दिया था, लैमार्क ने दिया था या चार्ल्स डार्विन ने दिया था। सेकंड नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा, तो प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत या विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की अगर बात करें तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो राइट आंसर सेकंड का भी सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी है। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, लैमार्क, डार्विन, मेंडल। आसान प्रश्न आपके लिए। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है वो अगेन चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। राइट आंसर 3 में बी हो जाएगा। अगर बात करें कब लिखी गई तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1859 में ये छपी थी, पब्लिश हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब पब्लिश हुई है, 1859 में। किसने लिखा है, चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का मुख्य बिंदु डैश था। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज मेन पॉइंट ऑफ, किसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का। तो डार्विन का सिद्धांत का मुख्य भाग था। एच डी विरीस के सिद्धांत का था, लैमार्क के सिद्धांत का था। तो चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का जो मुख्य बिंदु था ये था लैमार्क के सिद्धांत का। लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति संबंधी सिद्धांत बताए थे, लैमार्क के सिद्धांत के अंतर्गत आता है ये। चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। सब कुछ हमने आपको थ्योरी वाले क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने थ्योरी की क्लासेस देख रखी तो आपको ये प्रश्न उतने ज़्यादा कठिन नहीं लग रहे होंगे। तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का मुख्य बिंदु किसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु था, तो आंसर हो जाएगा लैमार्क के सिद्धांत का। एच डे विरीस की बात करें तो इनको ह्यूग डे ब्रीस इस नाम से जाना जाता है, आपने पढ़ा भी होगा इनके बारे में। और इन्होंने दिया था म्यूटेशन थ्योरी। कौन सा सिद्धांत दिया था, म्यूटेशन थ्योरी, जिसको उत्परिवर्तन सिद्धांत कहते हैं। अभी आगे प्रश्न भी आएगा। तो चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लैमार्क।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक लिखी थी? तो फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? लैमार्क ने, चार्ल्स डार्विन ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। कमेंट कीजिएगा 5वें नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। तो फिलॉसफी जूलॉजिक नामक जो पुस्तक है वो लिखी थी लैमार्क ने, और इसी पुस्तक के माध्यम से इन्होंने उपार्जित लक्षणों का जो सिद्धांत है उसको दिया था। 1809 में प्रकाशित हुई थी फिलॉसफी जूलॉजिक, लैमार्क के द्वारा लिखित बुक है। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हु प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का जो प्रिंसिपल है किसने दिया था वंशानुक्रम का सिद्धांत? विलियम हार्वे ने, ग्रेगर मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने। तो किसने दिया था? तो वंशानुक्रम का सिद्धांत की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये दिया था ग्रेगर मेंडल साहब ने। ग्रेगर मेंडल साहब ने वंशानुक्रम का सिद्धांत दिया था। तो राइट आंसर 6 में बी हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस किससे रिलेटेड है? ग्रेगर मेंडल से। अगर हम बात करें वंशानुक्रम के सिद्धांत और वंशानुक्रम के नियम, तो दोनों ही ध्यान रखिएगा। वंशानुक्रम का सिद्धांत और वंशानुक्रम का जो नियम है, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस है, वो किसने दिया था? तो ग्रेगर मेंडल ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के द्वारा प्रतिपादित किए गए वंशानुक्रम के नियम नहीं है? तो ग्रेगर मेंडल की बात करें तो इन्होंने 3 नियमों को प्रतिपादित किया था वंशानुक्रम से संबंधित। तो वंशानुक्रम के 3 नियम हैं, और यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा नियम नहीं है, ग्रेगर मेंडल के द्वारा प्रतिपादित कौन सा नियम नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे नहीं ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ऑप्शन बी है प्रभुत्व का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ऑप्शन सी है स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो 7वें नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ग्रेगर मेंडल के द्वारा दिया गया है। प्रभुत्व का नियम भी दिया गया है। स्वतंत्र वर्गीकरण, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी दिया गया है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों के तीनों वंशानुक्रम के नियम है जो ग्रेगर मेंडल ने दिए थे। तो तीनों चूंकि दिए गए, यहाँ पे पूछा गया नहीं है, तो तीनों हैं, इस वजह से आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 7वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने डीएनए की खोज 1869 में की थी? तो डीएनए की खोज सबसे पहले, डीएनए की खोज का क्रेडिट किसे जाता है 1869 में? वाटसन को जाता है, फ्रेडरिक मिसर को जाता है, रॉबर्ट हुक को जाता है। तो डीएनए की खोज की अगर हम बात करें तो 1869 में फ्रेडरिक मिसर ने किया था। तो याद रखिएगा फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में डीएनए की खोज की थी। महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए, डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना या मॉडल की खोज किसने की थी? तो डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना या मॉडल की खोज किसने की थी? बीपीएससी द्वारा सिविल सर्विसेज में पूछा गया सवाल है। तो डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना या मॉडल की खोज फ्रेडरिक मिसर ने, विलियम हार्वे ने, जेम्स वाटसन या फ्रांसिस क्रिक ने। तो 1953 में डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना या मॉडल की खोज की गई थी 1953 में। और किसने किया था? तो 2 वैज्ञानिक शामिल थे इसमें, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना या मॉडल से जुड़े हुए थे, खोज किया था। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में लक्षणों की वंशागति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित हैं। एक को छोड़कर सभी सही हैं, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो लक्षणों की जो वंशागति के नियम है जो मेंडल साहब ने दिया था, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको बताना है। और यहाँ पर आपको बताना है कि जो तथ्य यहाँ पर बताए गए हैं या नियम से संबंधित जो तथ्य हैं, कौन से इसमें तथ्य गलत हैं। यहाँ पर आपके सामने बात करें तो कुल मिलाकर 4 तथ्य हैं, 5वां ऑप्शन तो आपका जो है उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो 4 तथ्य यहाँ पर आपके सामने हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से जो है तथ्य यहाँ पर गलत हैं। पहला है प्रत्येक लक्षण पैतृक और मातृ डीएनए से प्रभावित हो सकता है। दूसरा है प्रत्येक विशेषता के लिए प्रत्येक बच्चों में 2 संस्करण होंगे। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 1 संस्करण होगा। माता और पिता दोनों ही बच्चे में समान मात्रा में आनुवांशिकी का योगदान करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वंशागति के जो नियम हैं, मनुष्यों में वंशागति के लक्षण के जो नियम हैं, अगर उसकी बात करें तो पैतृक और मातृ डीएनए से प्रभावित होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक विशेषता के लिए प्रत्येक बच्चे में 2 संस्करण होंगे, एक होगा पिता के साइड से, एक होगा माता के साइड से। तो एक पिता के साइड से, एक माता के साइड से, तो ये भी सही है। फिर है प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में संस्करण 1 संस्करण होगा। तो 1 संस्करण तो कभी नहीं होगा, अभी हमने देखा 2 संस्करण होते हैं, एक माता की साइड से, एक पिता की साइड से। तो यही आपका गलत विकल्प है।
माता पिता दोनों ही बच्चे में समान मात्रा में अनुवांशिकी का योगदान करते हैं, तो डी भी सही है। तो मनुष्यों में लक्षणों की वंशागति के नियम आपको क्लियर हो गए होंगे। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी है। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में कितने संस्करण होने चाहिए? 2 संस्करण होने चाहिए। यहाँ पर 1 दिया गया इसलिए गलत है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 10 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाउ मेनी वर्जन्स ऑफ ईच ट्रेट विल बी देयर इन ईच चाइल्ड एज पर द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लक्षणों की वंशागति के नियमों के अनुसार प्रत्येक बच्चे में प्रत्येक विशेषता के कितने संस्करण होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो ये आपने ऊपर विकल्प में भी पिछले प्रश्न में देखा है। कितने होने चाहिए? 2 संस्करण होने चाहिए। एक माता के साइड से होंगे और एक पिता के साइड से होंगे। तो 2 संस्करण हमेशा होंगे प्रत्येक विशेषता के प्रत्येक बच्चे में, लक्षणों के वंशागति नियमों के अनुसार। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली। आपका एनसीईआरटी से ही सारे प्रश्न बनाए गए हैं। तो स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली फ्री एंड अटैच्ड ईयरलोब्स मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 डैश हैं। क्या है ये? परिवर्त है, वेरिएंट है, प्रतिवर्त है, रिफ्लेक्स है, समजात अंग के उदाहरण है, होमोलॉगस ऑर्गन से। क्या है? तो स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो कर्णपाली, आपका जो ईयरलोब्स है, आपका जो कान है, नीचे के साइड से, आपका कान नीचे की साइड से फ्री है। फ्री मतलब स्वतंत्र है या जुड़ा हुआ है। 2 तरीके के पाए जाते हैं, या तो आपका स्वतंत्र होगा यानी नीचे से आपका जो है जुड़ा नहीं होगा आपके जो है स्किन से, या तो फ्री होगा या तो जुड़ा होगा। तो इस प्रकार से होता है, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? तो इनको हम परिवर्त बोलते हैं, वेरिएंट बोलते हैं, परिवर्त या वेरिएंट बोलते हैं। तो स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली, फ्री और अटैच्ड ईयरलोब्स, ये क्या होते हैं? मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 वेरिएंट्स हैं, परिवर्त हैं। रिफ्लेक्स की बात करें तो ये हमने नियंत्रण एवं समन्वय वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो नियंत्रण एवं समन्वय से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बाकी समजात अंग से रिलेटेड आगे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर 12वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए है, परिवर्त, वेरिएंट। अगला प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे के अनेक विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया तथा आनुवंशिकता के नियम दिए? तो मेंडल ने किस पौधे का अध्ययन किया था? गार्डन पी, उद्यान मटर, कॉटन, कपास, रोज, गुलाब। आसान प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है गार्डन पी, उद्यान मटर। ग्रेगर मेंडल की अगर बात करें, पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना की, और इससे उन्हें वंशानुगत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली थी। इसके अलावा आपको मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जा सकता है। तो गार्डन पी या उद्यान मटर का जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया था, जो साइंटिफिक नेम है वो है पीसम सैटिवम। तो ध्यान रखिएगा, पीसम सैटिवम नाम है, साइंटिफिक नेम है गार्डन पी का, उद्यान मटर का। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। कल हमने इससे रिलेटेड प्रश्न भी देखा था। तो कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का क्या कहलाता है? तो डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है, क्रोमोसोम कहलाता है, या जीन कहलाता है? क्या आंसर होगा 14 नंबर प्रश्न का? तो अगर हम बात करें डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो आपको बताना है आनुवंशिकता की मूल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई यहाँ पर क्या है? ऑप्शन ए है डीएनए, ऑप्शन बी है जीन, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम। तो क्या आंसर होगा 15वें नंबर प्रश्न का? तो 15वें नंबर प्रश्न की भी बात करें तो यहाँ पर भी राइट आंसर जीन है। जीन को हम आनुवंशिकता की मूल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। हेरिडिटी की जो है फंक्शनल और यूनिट, एक मतलब यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का। तो जीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं है? जैसे मानव की अगर हम बात करें तो चलिए प्रश्न पहले देख लेते हैं। किस जीव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन आनुवांशिक नहीं है, हेरिडिटरी नहीं है, तथा ये प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं परिस्थिति अनुसार? मानव, ह्यूमंस, कुछ सरीसृप, रेप्टाइल्स, घोंगा, स्नेल्स। क्या आंसर होगा? तो अगर हम बात करें जो घोंगा होते हैं, जिनको हम स्नेल्स बोलते हैं, घोंगा या स्नेल्स ऐसे जीव में आते हैं जो अपना लिंग निर्धारण जो है ये आनुवांशिक नहीं होता इनमें,
इनका जो लिंग निर्धारण होता है वो आनुवांशिक रूप से नहीं होता है, और ये जो ऐसे प्राणी में आते हैं जो अपना लिंग बदल सकते हैं जरूरत परिस्थिति अनुसार। तो घोंगा या स्नेल्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ प्राणी हैं जैसे कि कुछ सरीसृप हैं, इनमें लिंग निर्धारण कैसे होता है ये आपको ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से। तो इनमें लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो निषेचित अंडे युग्मक के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है, यानी जो टेम्परेचर होगा फर्टिलाइज्ड एग का जो टेम्परेचर होता है उस पर डिपेंड करता है कि जो मतलब संतति होगी, यानी जो बच्चा होगा वो नर होगी या मादा होगी। तो यहाँ पर जो कुछ सरीसृप होते हैं इनके केस में आपको ध्यान रखना है कि इनका जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, निषेचित अंडा होता है, उसका जो टेम्परेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा कि संतति नर होगी या मादा होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें मानव की, तो मानव में लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? तो मानव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर होता है। जनक जीवों से यानी पेरेंट्स से वंशानुगत जीन ही इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा या अथवा लड़की होगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक सामान्य मनुष्य में अलिंग गुणसूत्र जिसको हम ऑटोसोम बोलते हैं के कितने युग्म होते हैं? युग्म मतलब जोड़ा होता है, तो आपको बताना है सामान्य मनुष्य में अलिंग गुणसूत्र जिसको ऑटोसोम बोलते हैं कि कितने युग्म होते हैं, कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े, 22 जोड़े, 24 जोड़े। क्या आंसर होगा 17 नंबर प्रश्न का? तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 22 जोड़े। तो 22 जोड़े या टोटल बोले तो 44 अलिंग गुणसूत्र होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। और ये 44 ऑटोसोम जो होते हैं पुरुष और महिला दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। पुरुष और महिला में ये 44 ऑटोसोम सेम होते हैं, बराबर होते हैं। फर्क होता है जो वो लिंग गुणसूत्र का होता है, जो हम आगे अगले प्रश्न में देखेंगे। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 22 जोड़े हैं या 44 गुणसूत्र। तो 44 अलिंग गुणसूत्र होते हैं, 44 ऑटोसोम होते हैं या 22 जोड़े होते हैं। ऑटोसोम्स 44 या 22 जोड़े। मानव के अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं, इनकी संख्या 22 जोड़े हैं। फिर अगला प्रश्न है, एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र को हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो एक सामान्य मनुष्य में, यह भी आपका TRE 2 में पूछा गया सवाल है, तो एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है। यहाँ पर आपको जोड़ा नहीं पूछा गया है, यहाँ आपको जोड़ा नहीं पूछा गया है। जब आपसे जोड़ा पूछा जाएगा तो आपको जोड़े में बताना है। अगर जोड़ा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया तब आपको इन टोटल जितने होते वो बताना है। तो एक सामान्य मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की जो संख्या होती है, पुरुष हो या महिला हो, कितनी होती है? 2 होती है। तो 2 सेक्स क्रोमोसोम, 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। और इन्हीं लिंग गुणसूत्र से ही, इन्हीं सेक्स क्रोमोसोम से ही लिंग का निर्धारण होता है कि जो बच्चा होगा, संतति होगी, वो पुरुष होगा या महिला होगी, मेल होगा या फीमेल होगा। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 2 हो जाएगा। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, एक जोड़ा माने 2 हो गया टोटल। तो एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष की अगर बात करें तो पुरुष में XY गुणसूत्र होता है। पुरुष में कौन सा गुणसूत्र होता है? XY गुणसूत्र होता है। महिला में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? XX गुणसूत्र पाया जाता है। स्त्री में या महिला में बात करें तो गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है। तो स्त्री में अगर हम बात करते हैं तो गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है और दोनों X कहलाते हैं, दोनों XX कहलाते हैं। लेकिन पुरुष में यह जोड़ा परिपूर्ण नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का होता है जिसे हम X कहते हैं, लेकिन एक दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसको हम Y गुणसूत्र कहते हैं। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुरुष में कौन सा गुणसूत्र छोटा होता है? तो Y गुणसूत्र छोटा होता है, ध्यान रखना आपको परीक्षा दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह क्या होगा या होगी? तो अगर कोई बच्चा है, अब बच्चे का तो जेंडर आपको क्लियर नहीं है कि लड़का होगा लड़की होगी, कोई बच्चा है अपने पिता से मान लीजिए X गुणसूत्र उसको मिलता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि पिता है, माता है। पिता में कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो X और Y होते हैं। माता में कौन से होंगे? X ही होंगे। अब कोई बच्चा है, माता से उसको हर केस में क्या मिलेगा? X ही मिलेगा। माता से हर केस में उसको क्या मिलेगा? X ही मिलेगा। X है, चाहिए वाला लीजिए, X ही गुणसूत्र मिलेगा माता से बच्चे को। X यहाँ से मिल गया। पिता से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? X गुणसूत्र मिल रहा है। पिता से क्या गुणसूत्र यहाँ पर मिल रहा है? तो पिता से यहाँ पर जो है कौन सा गुणसूत्र मिल रहा है? X गुणसूत्र। तो यहाँ से भी X गुणसूत्र और X गुणसूत्र यहाँ पर मिल रहा है, तो वह क्या होगा या होगी? तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा 19 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि लड़की होगी।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लड़की। और जिस बच्चे को अपने पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत होगा वह लड़का होगा। कैसे होगा, एक बार इसको भी देख लीजिए जिसको डाउट हो। पिता माता, वाई गुणसूत्र की बात कर रहा है तो एक्स और वाई गुणसूत्र पिता में होंगे, माता में एक्स एक्स होगा। कोई बच्चा है, माता से तो हर केस में इसको एक्स मिलेगा, पिता से इसको क्या मिल गया, वाई मिल गया। तो वाई इधर आ गया। तो एक्स वाई किसका सिंबल होता है, एक्स वाई जो है मेल का सिंबल होता है, पुरुष का सिंबल होता है। तो एक्स वाई यानी जो बच्चा होगा वो उसका जेंडर कैसा होगा, तो मेल होगा, यानी वो जो है लड़का होगा। तो जिस बच्चे को अपने पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत होगा वह लड़का होगा। उम्मीद करते हैं कि ये फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है। वर्ष 1935 में निम्नलिखित में से किसने कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से प्राथमिक अथवा प्राचीन वातावरण का निर्माण किया था। तो प्राथमिक अथवा प्राचीन वातावरण यानी जो आरंभिक जो वातावरण था, आरंभिक वातावरण था जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नगण्य थी, इस प्रकार के वातावरण का निर्माण किया था किसने, 1953 में स्टैनले एल मिलर तथा हेराल्ड सी उरे ने, जॉन पी एलन ने, वाटसन तथा क्रिक ने। 20 नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा, तो 1953 में कृत्रिम रूप से प्राथमिक अथवा प्राचीन वातावरण का निर्माण किया था स्टैनले एल मिलर तथा हेराल्ड सी उरे ने। एनसीईआरटी में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो स्टैनले एल मिलर तथा हेराल्ड सी उरे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के वातावरण में अनुपस्थित थी। तो जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी यानी जो आरंभिक वातावरण था हमारा, या आरंभिक जो वायुमंडल था, ऐसे भी समझ सकते हैं, आरंभिक जो वायुमंडल था उसमें कौन सी गैस अनुपस्थित थी, हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जो है छठा है अमोनिया, पांचवा है अमोनिया है। तो यहाँ पर कौन सी गैस जो है अनुपस्थित थी, तो हाइड्रोजन भी थी, मीथेन भी था, कार्बन डाइऑक्साइड भी था, अमोनिया भी था, ऑक्सीजन नहीं था। तो ध्यान रखिएगा जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं थी। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब स्टार्ट होने लगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब स्टार्ट होने लगा नील हरित शैवाल के द्वारा, आपने पढ़ा होगा कि नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकते हैं समुद्र में। तो समुद्र में नील हरित शैवाल के द्वारा जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट करने लगे, जब इन्होंने शुरू किया, इन जीवों ने, नील हरित शैवाल ने, तब फिर क्या हुआ, जो वायुमंडल था या वातावरण था उसमें ऑक्सीजन गैस जो है वो इमिट होने लगी, रिलीज होने लगा, और इस प्रकार ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ वातावरण में। बाकी जो आरंभिक वातावरण था उसमें हाइड्रोजन अनुपस्थित था। किस प्रकार ऑक्सीजन आज जो 21% जो पहुंचा है वो किस वजह से पहुंचा है, तो प्रकाश संश्लेषण, कई करोड़ों साल से प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया लगातार चलती आई इसी माध्यम से। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा 21 नंबर प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंग होमोलॉगस ऑर्गन का उदाहरण है। तो समजात अंग जिसको हम होमोलॉगस ऑर्गन बोलते हैं, समजात अंग ऐसे अंग होते हैं जिनकी जो उत्पत्ति होती है वो समान होती है। उत्पत्ति कैसी होती है, समान होती है, लेकिन इनके जो कार्य होते हैं वो अलग होते हैं। कार्य कैसे होते हैं, अलग होते हैं। उत्पत्ति तो समान होगी, कार्य अलग होंगे। ऑप्शन आपके सामने है, मनुष्य की भुजाएं तथा पक्षियों के पंख, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख, मानव के अग्रपाद तथा घोड़े की पूंछ। क्या आंसर होगा 22 नंबर प्रश्न में। होमोलॉगस ऑर्गन या समजात अंग का उदाहरण है तो मनुष्य की भुजाएं एवं पक्षियों के पंख जो होते हैं ये समजात अंग के उदाहरण है, होमोलॉगस ऑर्गन के उदाहरण है। मनुष्य की भुजाएं या पक्षियों के जो पंख होते हैं, तो पक्षियों के पंख जो होते हैं अग्रपाद, पक्षियों के जो अग्रपाद होते हैं उन्हीं का रूपांतरण होकर पक्षियों के पंख बने हैं। साथ में मनुष्य की भुजाएं हैं, तो इस वजह से इन दोनों की जो उत्पत्ति है, मनुष्य की भुजाओं की उत्पत्ति या पक्षियों के पंख या अग्रपाद की जो उत्पत्ति है वो समान है। इस वजह से ये समजात अंग के उदाहरण है। लेकिन इनके जो फंक्शंस हैं, पक्षियों के पंख के जो फंक्शंस हैं वो उड़ने का कार्य करते हैं, मनुष्य की भुजाएं तो उड़ने का कार्य नहीं करती। तो यहाँ पर आपको जो कार्य है, कार्य में विभिन्नता मिलेंगी। तो ऐसे अंग जिनमें उत्पत्ति तो समान होगा लेकिन कार्य अलग अलग होंगे, ऐसे अंगों को हम समजात अंग होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। तो मनुष्य की भुजाएं तथा पक्षियों के पंख जो है किसके उदाहरण है, तो समजात अंग के उदाहरण है। समजात अंग ऐसे अंग होते हैं जो उत्पत्ति में तो समान होते हैं लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। पक्षियों के पंख उनके अग्रपाद का ही रूपांतरण है। अगला प्रश्न आपके सामने है, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख जो होते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं। तो चमगादड़ तथा पक्षी के पंख यहाँ पर आपको बताना है।
चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख। समजात अंग के उदाहरण है, होमोलॉगस ऑर्गन्स के उदाहरण है। समरूप अंग के उदाहरण है, एनालॉगस ऑर्गन्स के उदाहरण है। उपार्जित अंग के उदाहरण है। तो किस प्रकार के अंगों के उदाहरण है? तो चमगादड़ एवं पक्षी के जो पंख होते हैं ये उदाहरण होते हैं समरूप अंग एनालॉगस ऑर्गन्स के। समरूप अंग समजात अंग के जस्ट अपोजिट होते हैं। समरूप अंग में क्या होगा? उत्पत्ति अलग अलग होगा, उत्पत्ति अलग अलग होगा, उत्पत्ति अलग अलग होगा, लेकिन जो इनके कार्य होंगे वो समान होंगे। जैसे चमगादड़ के पंख किस काम में आते हैं? तो उड़ने के काम में आते हैं। पक्षी के पंख किस काम में आते हैं? उड़ने के काम में आते हैं। तो दोनों के उड़ने के काम में आए तो यानी कि कार्य तो सेम है, लेकिन जो इनकी उत्पत्ति होती है वो अलग अलग होती है। तो ऐसे अंग जिनमें उत्पत्ति अलग अलग होती है लेकिन कार्य समान होते हैं, सेम होते हैं, ऐसे अंगों को हम समरूप अंग एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। बाकी हमने एनसीईआरटी में डिटेल में डिस्कस किया था, वहाँ पर आपको दिया भी गया है चमगादड़ के जो पंख होते हैं या पक्षी के जो पंख होते हैं। चलिए एनसीईआरटी में ही आगे आपको पूछा गया था, जब हमने आपको क्लास कराया था तो वहाँ पर आपसे पूछा भी गया था चमगादड़ के अग्रपाद तथा पक्षी के अग्रपाद जो 4 लिम्स होते हैं ये किस प्रकार के अंगों के उदाहरण हैं? तो चमगादड़ के अग्रपाद या पक्षी के अग्रपाद ये किस प्रकार के अंगों के उदाहरण हैं? उपार्जित अंग के उदाहरण हैं, समरूप अंग के उदाहरण हैं, समजात अंग के उदाहरण हैं। तो चमगादड़ के अग्रपाद या पक्षी के अग्रपाद की अगर हम बात करें तो ये अगेन से समजात अंग होमोलॉगस ऑर्गन्स के उदाहरण हैं। तो चमगादड़ के जो अग्रपाद होते हैं या पक्षी के जो अग्रपाद होते हैं ये समजात अंग होमोलॉगस ऑर्गन्स के उदाहरण है। दोनों की उत्पत्ति समान है, दोनों की उत्पत्ति समान है, लेकिन कार्य यहाँ पर अलग अलग है। चमगादड़ के अग्रपाद का कार्य अलग है, पक्षी के अग्रपाद का कार्य अलग है। तो यहाँ पर समजात अंग के उदाहरण हो जाएंगे 24 नंबर प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है, डायनासोर राजासौरस का कपाल जीवाश्म निम्नलिखित में से किस घाटी में पाया गया था? ये भी प्रश्न आपका एनसीईआरटी में दिया गया, सब कुछ हमने डिस्कस किया है। तो राजासौरस जो है आप छिपकलियों के राजा के रूप में आप समझ सकते हैं कि जो छिपकली वर्ग के जो बहुत बड़े जो डायनासोर जीव होते थे उनको राजासौरस कहा जाता था। तो राजासौरस का जो कपाल का जो जीवाश्म है वो किस घाटी में पाया गया है? सिंधु घाटी में, नर्मदा घाटी में, गंगा घाटी में। तो एज पर एनसीईआरटी आप देखे होंगे तो वहाँ पर क्या आंसर दिया गया? नर्मदा घाटी। तो आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने यूरेनियम डेटिंग, ऑप्शन बी है कैल्शियम डेटिंग, ऑप्शन सी है फॉसिल डेटिंग। तो समस्थानिक आइसोटोप्स को बोलते हैं। तो यूरेनियम डेटिंग, कैल्शियम डेटिंग या फॉसिल डेटिंग। तो फॉसिल डेटिंग यहाँ पर राइट आंसर है। जीवाश्म से आप समझ सकते थे, जीवाश्म की इंग्लिश होती है फॉसिल्स। तो फॉसिल डेटिंग के आधार पर ऐसा किया जाता है, जीवाश्म के समय निर्धारण किया जा सकता है फॉसिल डेटिंग के आधार पर। यूरेनियम डेटिंग से क्या किया जाता है, किसकी आयु ज्ञात की जाती है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव के नेत्र अत्यंत साधारण होते हैं? वास्तव में प्रकाश को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है फीता कृमि, टेप वार्म, गोला कृमि जिसको हम राउंड वार्म कहते हैं, प्लेनेरिया। तो कौन से ऐसे जीव होते हैं जिनके जो नेत्र होते हैं अत्यंत साधारण होते हैं और वो वास्तव में प्रकाश को पहचानने वाले नेत्र बिंदु होते हैं? तो यहाँ पर आंसर आपका है प्लेनेरिया, सी आंसर राइट आंसर है। एनसीईआरटी से ही आपका सारे सवाल लिए गए हैं। तो प्लेनेरिया क्या होता है? तो प्लेनेरिया एक चपटे कृमि की कैटेगरी का जीव होता है, फ्लैट वर्म होता है। तो प्लेनेरिया नाम के चपटे कृमि की अति सरल आंखें होती हैं जो वास्तव में नेत्र बिंदु हैं जो प्रकाश को पहचान सकता है। तो एनसीईआरटी में देखेंगे तो पूरा एक आपको चित्र में दिया गया है प्लेनेरिया का, जहाँ पर आपको ये फैक्ट बताया गया है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र क्या है? यह आपका प्रश्न आपका टीआरई 2 में पीआरटी में पूछा गया था, टीआरई 2 में पीआरटी में पूछा गया था। इसके अलावा यहाँ जो प्रश्न है पीजीटी में, पीजीटी ज्योग्राफी में टीआरई 2 में पूछा गया था। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का भी स्रोत आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। हमने जब आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको दिखाया भी था। तो जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स विच इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ ह्यूमंस। अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली अफ्रीका की, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, जेरूसलम। तो मानव का उत्पत्ति केंद्र क्या माना गया जीवाश्मों के आधार पर? तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समजात अंगों का उदाहरण है। ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया गया प्रश्न है। तो समजात अंगों का उदाहरण क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। फिर वही समजात अंग यानी कि उत्पत्ति समान होगी, कार्य अलग अलग होंगे। हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, आवर आर्म एंड डॉग्स फोर लेग।
हमारे दांत और हाथी के दांत, यानी हमारे जो टीथ होते हैं, एलिफेंट के जो टस्क होते हैं, बड़े बड़े दांत जो होते हैं, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी क्या होता है? तो ये रनर्स होते हैं। तो क्या आंसर होगा? फिर यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं। 29 नंबर प्रश्न की बात करें, कौन सा यहाँ पर एग्जाम्पल होगा? तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर है उपयुक्त में से एक से अधिक। और यहाँ पर ए बी सी तीनों आपके समजात अंगों के उदाहरण है। हमारा हाथ और कुत्ते के जो अग्रपाद होते हैं, उत्पत्ति दोनों की समान रूप से हुई है। एक ही काम होता है और फंक्शन अलग अलग होते हैं। कुत्ता उसी पैर से चलता है, हम लोग उसी हाथ से खाते पीते हैं, लेकिन कुत्ता क्या करता है? उससे चलता है। हमारे दांत और हाथी के दांत का भी उत्पत्ति सेम है, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। हाथी के दांत से बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन आप अपने दांत से खा पी ही सकते हैं। लेकिन अब हाथी अपने बड़े बड़े जो टस्क होते हैं, दांत होते हैं, उनसे पूरा जंगल भी साफ कर सकता है। आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी की बात करें तो पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास। रनर्स किसको बोलते हैं या ऊपरी भूस्तारी किसको बोलते हैं? तो जो मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, तो जो मॉडिफाइड स्टेम होते हैं पोटैटो और ग्रास के, ये दोनों क्या होते हैं? तो ये मॉडिफाइड स्टेम होते हैं रनर्स के। तो इस प्रकार से इनका जो उत्पत्ति सेम है, क्योंकि दोनों ही एक प्रकार से स्टेम के कैटेगरी में आते हैं। तो पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास, तो इनका भी उत्पत्ति सेम हो गया, लेकिन कार्य अलग अलग हो गया। तो 29 नंबर प्रश्न का यहाँ पर ए बी सी तीनों सही है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न आपके सामने है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता? ये भी आपका एक्सरसाइज में दिया गया प्रश्न है। तो इन इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विद। तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु। बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत जल्दी में होते हैं, देखते भी नहीं प्रश्न को ध्यान से। और यहाँ पर आपसे पूछा गया कि विकासीय दृष्टिकोण में हम किसके ज़्यादा नज़दीक हैं? तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, कहीं का भी बच्चा हो, कहीं का स्टूडेंट हो, अगर वो मानव है, मानव की कैटेगरी में है, तो हम उससे सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे। तो चीन का जो विद्यार्थी होगा उससे हम सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे विकासीय दृष्टिकोण में। अगर यहाँ चीन का विद्यार्थी नहीं दिया होता, मान लीजिए कहीं का भी कोई मानव नहीं दिया होता, उस केस में आपका राइट आंसर चिंपैंजी हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रकार से मानव की कैटेगरी से दे दिया गया, तो इसीलिए आपका राइट आंसर 30 में ए है, चीन का विद्यार्थी। चिंपैंजी तब होता है जब चीन का विद्यार्थी नहीं होता विकल्प में। उम्मीद करते ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, उत्परिवर्तन म्यूटेशन के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? लैमार्क के द्वारा, स्पेंसर के द्वारा, ह्यूजडे ब्रीस के द्वारा। ये हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ह्यूजडे ब्रीस। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज का जो चैप्टर है जो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, आनुवंशिकता का चैप्टर समाप्त हो गया। जितने भी प्रश्न बन सकते तो हमने आपको करा दिए हैं। अब इसके बाद आपको आज रात्रि में क्लास मिलेगी 10 बजे। 10 बजे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास मिलेगी। जिन अभ्यर्थियों को वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास करनी है वो आप देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो अभ्यर्थी बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार कांस्टेबल की जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को भी वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करना, तो आप भी इन क्लासेस को देख सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से 10 बजे, जहाँ पे हम वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो कराएंगे। बाकी बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पीआरटी के अभ्यर्थियों को वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं करना, तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं करना है। बाकी 6 से 8 एसएसटी वाले अभ्यर्थियों के लिए, जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उनको वर्ल्ड हिस्ट्री करना है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी में जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का जुड़ने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।